जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी साइंस सेट 4 के पार्ट 2 की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने ग्रुप डी साइंस सेट 4 का पार्ट 1 देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने 1 से लेकर के 13 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग 14 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि ये साइंस सेट का PDF कहाँ मिलेगा, तो ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 14, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल डैश का वर्णन नहीं करता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है नाभिक की उपस्थिति, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है परमाणु के आवेश, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है परमाणु के अस्थायित्व और आपका चौथा ऑप्शन दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। और आपको बताना है कि इन चारों में से किसका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल वर्णन नहीं करता है या व्याख्या नहीं करता है। आप सभी कहेंगे कि सर रदरफोर्ड परमाणु मॉडल क्या था, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल क्या था। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था वो किसके लिए था, तो सर परमाणु संरचना को लेकर के था। किसके लिए था सर, परमाणु संरचना को लेकर के था। इन्होंने अपने परमाणु मॉडल में क्या बताया, तो सर इन्होंने अपने परमाणु मॉडल में बताया कि परमाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, गोलीय होते हैं। और परमाणु के केंद्र में कौन रहता है सर, तो नाभिक रहता है। और नाभिक में क्या उपस्थित रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहता है। साथ ही इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि नाभिक जो होता है वो धनावेशित एक गोला टाइप का होता है, यानी कि धनावेश का गोला जैसा होता है। फिर इन्होंने बताया अपने पोस्टुलेट में कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग होते हैं और इस वृत्ताकार मार्ग में कौन चक्कर लगाता है, तो सर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। तो अगर आपसे कभी भी कोई भी ये पूछे कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, तो आप सभी क्या कहेंगे, रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में बताया कि परमाणु गोलीय होता है, परमाणु के केंद्र में नाभिक होते हैं जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहता है, और नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते रहता है, नाभिक का चक्कर लगाते रहता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल डैश का वर्णन नहीं करता है। आपका पहला ऑप्शन है नाभिक की उपस्थिति। तो आप सभी देख रहे हैं कि रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में बताया कि परमाणु के केंद्र में क्या रहता है, नाभिक रहता है। पहला ऑप्शन तो वर्णन किया हुआ है सर। आपका दूसरा ऑप्शन है परमाणु के आवेश। आपने ये भी देखा कि रदरफोर्ड ने नाभिक को क्या बोला कि ये धनावेशित का गोला जैसा है, यानी कि परमाणु के आवेश के बारे में भी चर्चा किया जा रहा है। फिर आपका तीसरा ऑप्शन है परमाणु के अस्थायित्व और आपका चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। आप सभी देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का तो चर्चा हो रहा है, लेकिन जो परमाणु के अस्थायित्व की जानकारी है वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। मेरे मित्र आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे कि सर रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो परमाणु के अस्थायित्व की वर्णन नहीं करता है या परमाणु के अस्थायित्व की चर्चा नहीं करता है। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों नहीं करता है, तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, यही रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का क्या था सर, दोष भी था। अगर आपसे आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का दोष क्या था, तो आप सीधे कहेंगे कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के अस्थायित्व की जानकारी नहीं प्रदान कर पाया। आप सभी के माइंड में चल रहा होगा कि क्यों नहीं कर पाया, तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर क्या करते रहता है सर, चक्कर लगाते रहता है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहता है कि कोई आवेशित कण अगर किसी अन्य आवेशित कण के चारों ओर तेजी से घूमते रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहता है कि अगर कोई आवेशित कण किसी अन्य आवेशित कण के चारों ओर घूमते रहेगा तो जो आवेशित कण घूम रहा है उसके एनर्जी का क्या हो जाएगा सर, लगातार ह्रास होते रहेगा, यानी कि उसका जो ऊर्जा है वो लगातार खत्म होते रहेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि उस घूमते हुए आवेशित कण का पूरा ऊर्जा लॉस हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा सर, फॉल कर जाएगा। अगर आप इस चीज को यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करते रहता है सर, चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है जबकि नाभिक जो है वो धन आवेशित कण है। अब धन आवेशित कण के चारों ओर ऋण आवेशित कण चक्कर लगाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा होगा वो तो धीरे धीरे लॉस कर जाएगा, ह्रास हो जाएगा। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक पे गिर जाएगा और इस तरह से परमाणु का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इस चीज का तो एक्सप्लेन रदरफोर्ड नहीं कर पाए, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता है। साथ ही ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि परमाणु के लिए सबसे पहला परमाणु मॉडल किसने दिया,
परमाणु के लिए सबसे पहला परमाणु मॉडल किसने दिया? तो आप सभी किस वैज्ञानिक का नाम लेंगे? आप सभी थॉमसन का नाम लेंगे। किसका नाम लेंगे सर? थॉमसन का नाम लेंगे। अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाए कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल कब प्रकाशित हुआ या इसकी खोज कब हुई, तो आप सभी कहेंगे सर 1911 में खोज हुई। और ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि रदरफोर्ड के बाद किस वैज्ञानिक ने परमाणु मॉडल को तैयार करा, तो ध्यान में रखना है कि रदरफोर्ड के बाद बोर नामक वैज्ञानिक ने क्या करा सर? परमाणु मॉडल को तैयार करा। साथ ही ध्यान दीजिएगा कि कहीं कहीं पे आपको रदरफोर्ड परमाणु मॉडल क्या मिलता है सर? तो इस नाम से मिलता है, रदरफोर्ड नाभिकीय सिद्धांत के नाम से मिलता है। तो आपको घबराना नहीं है सर, रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल दोनों क्या है सर? एक ही बात है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में डैश आवर्त में केवल गैसें हैं। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 4, 1, 2, 3 और आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में सिर्फ और सिर्फ गैस है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर पहले तो ये बताइए कि आवर्त क्या होता है, और जब आप आवर्त बता ही रहे हैं तो ये भी बता दीजिए कि वर्ग क्या होता है। ध्यान में रखिएगा कि आपका जो पीरियोडिक टेबल है यानी कि जो आवर्त सारणी है उसमें आपको दो रेखाएं मिलेगी। एक रेखाएं आपको क्षैतिज रेखा के रूप में मिलेगी और दूसरा रेखा आपको स्तंभ रेखा के रूप में मिलेगी। एक कैसा मिलेगा सर? क्षैतिज रेखा के रूप में, और दूसरा आपको स्तंभ के जैसा मिलेगा। ध्यान में रखिएगा, जो क्षैतिज रेखा होगा वो क्या होगा सर? पृथ्वी के अनुदिश होगा, और जो आपका स्तंभ वाला रेखा होगा वो कैसा होगा सर? तो इस तरह की खड़ी लाइन जैसी दिखेगी। ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपको क्षैतिज रेखा दिखता है आवर्त सारणी में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? आवर्त बोलते हैं। और आपको आवर्त सारणी में जो ये खड़ी लाइन दिखती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? इसको सर हम लोग वर्ग बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा कि आवर्त को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं, और वर्ग को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? ग्रुप कहते हैं। और आपको ध्यान में ये भी रखना होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल कितने आवर्त हैं? तो सर 7 आवर्त हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल वर्ग कितने हैं? तो सर 18 वर्ग हैं। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी का जो पहला आवर्त है यानी कि जो आवर्त 1 है उसमें आपको 2 एलिमेंट मिलते हैं। कौन कौन सा? तो पहला मिलता है सर हाइड्रोजन और दूसरा मिलता है आपको हीलियम। और ध्यान में रखिएगा हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ही क्या है सर? गैस है। तो आप ये कह सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी का जो पहला आवर्त है उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा एलिमेंट है? तो सर गैसियस एलिमेंट है। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रत्येक आवर्त का जो आखिरी तत्व है वो किस टाइप का तत्व होता है, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि प्रत्येक आवर्त का जो आखिरी तत्व होता है वो क्या होता है सर? अक्रिय गैस होता है। तो आप चाहें तो इस चीज को नोट डाउन कर सकते हैं कि आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त का आखिरी तत्व क्या है सर? तो आप सभी कहेंगे सर आखिरी तत्व अक्रिय गैस होता है। आखिरी तत्व अक्रिय गैस होता है। साथ ही आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि किसी तत्व के परमाणु में जितनी कक्षाएं होती है, परमाणु में जितनी कक्षाएं होती है वो उतने ही आवर्त में पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी तत्व के परमाणु में 3 कक्षा है तो वो तत्व आपका किस आवर्त में पाया जाएगा? तो सर तीसरे आवर्त में पाया जाएगा। और अगर किसी तत्व के परमाणु में 4 कक्षा है तो वो तत्व किस आवर्त में पाया जाएगा? तो सर चौथे आवर्त में पाया जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है क्लोरीन, आर्गन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको जो 4 ऑप्शन में तत्व दिए हुए हैं उसमें से कौन सा तत्व वर्ग 17 से संबंधित नहीं है। किसके वर्ग 17 से सर? आवर्त सारणी के वर्ग 17 से। आवर्त सारणी के वर्ग 17 से कौन सा तत्व संबंधित नहीं है?
आप सभी कहेंगे कि सर पहले तो ये बताओ कि इस वर्ग 17 की खास बात क्या होती है। ध्यान में रखिएगा कि आवर्त सारणी के वर्ग 17 को ही हम लोग क्या कहते हैं सर, हैलोजन समूह कहते हैं। क्या कहते हैं सर, हैलोजन समूह कहते हैं। क्यों कहते हैं सर, क्योंकि वर्ग 17 में जो तत्व पाए जाते हैं वो किस ग्रुप के होते हैं, तो सर हैलो ग्रुप के होते हैं। वर्ग 17 में जो तत्व पाए जाते हैं वो किस ग्रुप के होते हैं, हैलो ग्रुप के होते हैं। इसीलिए वर्ग 17 को हम लोग क्या कहते हैं, हैलोजन समूह कहते हैं। अब आप सभी कहेंगे कि सर वर्ग 17 में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा वर्ग 17 में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन ये सब तत्व पाए जाते हैं। और ये सब के सब क्या हैं सर, ये सब के सब हैलो ग्रुप के एलिमेंट हैं और इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, हैलोजन कहलाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है। आप कहेंगे कि सर हमारा जो ऑप्शन ए है, सी है और जो डी है ये तीनों ही क्या है सर, वर्ग 17 से संबंधित हैं। जबकि ऑप्शन नंबर बी में आर्गन जो दिया हुआ है वो वर्ग 17 से संबंधित नहीं है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर फिर ये आर्गन किस वर्ग का है, ये आर्गन किस वर्ग का है। आप सबों को मालूम है कि आर्गन जो है वो क्या है सर, अक्रिय गैस तत्व है। क्या है सर, अक्रिय गैस तत्व है। और जितने भी अक्रिय गैस तत्व हैं वो आवर्त सारणी के किस वर्ग में पाए जाते हैं, तो आप सभी कहेंगे कि सर अक्रिय गैस जो है वो आवर्त सारणी के वर्ग 18 में पाए जाते हैं। ध्यान में रखिएगा जो अक्रिय गैस होते हैं उसकी संयोजकता क्या होती है, शून्य होती है। इसीलिए वर्ग 18 को हम लोग क्या कहते हैं सर, शून्य वर्ग भी कहते हैं। वर्ग 18 को हम लोग क्या कहते हैं सर, शून्य वर्ग भी कहते हैं। आपके एग्जाम में कभी कभी ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है। क्या पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है। ध्यान में रखिएगा जो आपका फ्लोरीन है ये क्या होता है सर, सर ये सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व माना जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि डैश यौगिक में एक वलय कार्बन श्रृंखला संरचना होती है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है मीथेन, प्रोपेन, बेंजीन, ब्यूटेन। क्या होगा इसका आंसर। आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों यौगिक में से किसका वलय जैसा संरचना होता है। आप सभी कहेंगे कि सर वलय का मतलब क्या होता है। ध्यान में रखिएगा वलय का मतलब होता है रिंग। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चारों यौगिक में से किसका रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है। आप कहेंगे गुरुजी बचपन से याद करते आए हैं कि जो बेंजीन होता है, जो बेंजीन होता है जिसका फॉर्मूला C6H6 होता है, इसका संरचना कैसा होता है सर, तो वलय जैसा होता है, रिंग जैसा होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर हमारे ऑप्शन में जो मीथेन दिया हुआ है इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ध्यान में रखिएगा मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में प्रोपेन भी दिया हुआ है, तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8 होता है। आप कहिएगा कि सर ब्यूटेन का भी बता दीजिए, तो ध्यान में रखिएगा कि ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C4H10 होता है। ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10 होता है। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि ये मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन किस ग्रुप के यौगिक हैं, तो आप सभी क्या कहेंगे, सर ये सब के सब एल्केन ग्रुप के यौगिक हैं। किस ग्रुप के यौगिक हैं सर, एल्केन ग्रुप के यौगिक हैं। और अगर ये पूछा जाए कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, आप कहेंगे गुरुजी CnH2n+2। साथ ही अगर कोई ये पूछ ले कि जो एल्केन ग्रुप के यौगिक होते हैं उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड रहता है, तो आप सभी ध्यान में रखना जो एल्केन ग्रुप के यौगिक होते हैं उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है, यानी कि एकल बंधन रहता है। ध्यान में रखिएगा आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ऐसे कौन से यौगिक हैं जिसमें 3 सिंगल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड रहता है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो बेंजीन है इसमें क्या रहता है सर, 3 सिंगल बॉन्ड रहता है और 3 डबल बॉन्ड रहता है। आप कहेंगे कैसे, तो अभी जस्ट आपने कहा है कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है सर, वलय जैसा होता है, रिंग जैसा होता है। तो जब हम लोग इसका संरचना बनाते हैं तो सर पहले क्या रहता है सर, सिंगल बॉन्ड रहता है, फिर सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड रहता है, फिर क्या रहता है सर, सिंगल बॉन्ड, फिर क्या रहता है सर, डबल बॉन्ड, फिर इसके साथ सिंगल बॉन्ड और फिर इसके साथ डबल बॉन्ड। आप क्या देख रहे हैं कि ये जो आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है इसमें 1 2 3 क्या है सर, डबल बॉन्ड है, और 1 2 और 3 क्या है सर, सिंगल बॉन्ड है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि बेंजीन एक ऐसा यौगिक है जिसमें क्या रहता है सर, 3 सिंगल बॉन्ड रहता है और 3 डबल बॉन्ड रहता है।
उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। आपको 4 समीकरण दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। आप सभी कहेंगे कि सर ये कैसे बनेगा? बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हैं। बस आपको करना क्या है सर? तो अभिकारक और प्रतिफल दोनों ओर के परमाणु की संख्या को गिन लेना है। अगर दोनों ओर परमाणु संख्या क्या है? समान है, तो समीकरण संतुलित है। दोनों ओर परमाणु संख्या असमान है, यानी कि अलग अलग है, तो समीकरण संतुलित नहीं है। तब क्या होगा सर? असंतुलित समीकरण होगा। आप कहेंगे कैसे करेंगे? तो आपका जो समीकरण दिया हुआ है इसमें पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना ले रहा है सर? वाटर बना ले रहा है। अब आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर इसमें अभिकारक कौन होगा और प्रतिफल कौन होगा? तो ध्यान में रखिएगा कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत जो चीज़ बनता है उसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा सर? सर ये अभिकारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिकारक हो जाएगा। और जो बन रहा है आपका यहाँ पे क्या बन रहा है सर? जल बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा सर? प्रतिफल हो जाएगा। और हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि तीर चिन्ह के बाएं साइड में, तीर चिन्ह के बाएं साइड में क्या रहता है? अभिकारक रहता है, और तीर चिन्ह के दाएं साइड में क्या रहता है सर? किसी भी समीकरण का प्रतिफल रहता है। आपको क्या करना है सर? अभिकारक के साइड जितने परमाणु हैं और प्रतिफल के साइड जितने परमाणु हैं दोनों को काउंट करके देखना है। अगर बराबर है तो संतुलित समीकरण है, नहीं बराबर है तो असंतुलित समीकरण है। आप कहेंगे सर कैसे काउंट करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं सर? 2 परमाणु हैं। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने हैं सर? 1। आप सभी कहेंगे कि सर अभिकारक साइड में टोटल परमाणु 2 और 2 कितना हो जाता है सर? 4 हो जाता है, जबकि प्रतिफल साइड में टोटल परमाणु 2 और 1 कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। यानी कि जो आपका पहला ऑप्शन है वो कौन सा समीकरण है? आप कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण है। क्यों है? क्योंकि दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। आपका जो दूसरा ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है कि सोडियम वाटर के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना ले रहा है सर? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना ले रहा है, साथ ही हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहा है। यहाँ भी क्या करेंगे सर? अभिकारक और प्रतिफल के जो परमाणु है उसको काउंट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सोडियम के कितने परमाणु है सर? 1 परमाणु है। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं। ऑक्सीजन के कितने हैं सर? 1 परमाणु है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सोडियम के 1 परमाणु है, ऑक्सीजन के 1 परमाणु है, और हाइड्रोजन के कितने हैं सर? 1 परमाणु है। और यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना परमाणु सर? 2 परमाणु है। जब आप इसको काउंट करेंगे तो कहेंगे सर इधर 1 2 1 3 और 1 4, यानी कि अभिकारक के साइड 4 हो जाएगा, और जब प्रतिफल के साइड काउंट करेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा गुरुजी? 5 हो जाएगा। दोनों ओर परमाणुओं की संख्या क्या है? समान नहीं है। ये समीकरण भी क्या होगा सर? असंतुलित होगा, यानी कि हमारा ये ऑप्शन भी सही नहीं है। आपका जो तीसरा ऑप्शन है उसमें क्या हुआ है सर कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ले रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं? 1 परमाणु है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, और यहाँ पे मैग्नीशियम के 1 परमाणु, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं गुरुजी? 1 परमाणु। जब आप दोनों को काउंट करेंगे तो आप कहेंगे सर अभिकारक के साइड में 1 और 2 3 परमाणु हैं, जबकि प्रतिफल के साइड में सिर्फ और सिर्फ 2 परमाणु हैं, यानी कि ये ऑप्शन भी सही नहीं है। ये भी क्या है सर? असंतुलित रासायनिक समीकरण है। और आपका जो चौथा ऑप्शन है यहाँ भी क्या हो रहा है सर? मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना ले रहा है सर? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ले रहा है। लेकिन जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर मैग्नीशियम इधर 2 है, ऑक्सीजन कितना है? 2 है, और इधर 2MgO लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या हुआ सर? 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन। आप कहेंगे कि सर इधर अभिकारक के साइड में 2 और 2 कितना है सर? 4 परमाणु, और प्रतिफल के साइड में कितना है सर? 4 है। यानी कि इस समीकरण में जो अभिकारक और प्रतिफल के और परमाणु की संख्या है वो क्या है? समान है। ये हमारा कौन सा समीकरण है सर? संतुलित रासायनिक समीकरण है। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। यहाँ भी मैंने यही चीज पढ़ा, और यहाँ ऑप्शन नंबर डी में भी मैंने यही चीज
चीज़ पढ़ा, बस आपको यहाँ पे फर्क क्या दिखा कि सर ये जो है ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच जो अभिक्रिया हो रहा है उसका ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है, जबकि आपका जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच जो अभिक्रिया हो रहा है उसका क्या है सर, संतुलित रासायनिक समीकरण है। और इसीलिए आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित क्यों करते हैं तो आप सभी का क्या जवाब होगा, आप सभी का जवाब होगा रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए करते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं तो सर द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए करते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि रक्त और हड्डियां डैश के उदाहरण हैं। आपका ऑप्शन दिया हुआ है संयोजी ऊतक, एपिथेलियल ऊतक, तीसरा ऑप्शन है मेरिस्मेटिक ऊतक और चौथा ऑप्शन है तंत्रिका ऊतक। क्या होगा इसका आंसर, आपसे पूछा जा रहा है कि रक्त और हड्डी ये दोनों ही किस प्रकार के ऊतक हैं, रक्त और हड्डी किस प्रकार के ऊतक हैं। हमेशा आप सभी कहेंगे कि सर रक्त और हड्डी जो है ये कौन सा ऊतक है, तो सर ये संयोजी ऊतक कहलाता है। क्या कहलाता है सर, संयोजी ऊतक, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, आप सभी कहेंगे सर संयोजी ऊतक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला होता है वास्तविक संयोजी ऊतक, पहला होता है आपका वास्तविक संयोजी ऊतक, और दूसरा होता है आपका कंकाली संयोजी ऊतक, दूसरा होता है कंकाली संयोजी ऊतक, और तीसरा होता है आपका तरल संयोजी ऊतक। तीसरा कौन सा होता है सर, तरल संयोजी ऊतक। आप कहेंगे कि सर ये सब ऊतक किस टाइप के होते हैं, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि वास्तविक संयोजी ऊतक के अंतर्गत कौन आ जाता है, तो जो वसा ऊतक है जिसको आप एडिपोज टिश्यू बोलते हैं, साथ ही जो टेंडन है और फिर जो लिगामेंट है और साथ ही जो एरोलर टिश्यू है, ये सब के सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो सर वास्तविक संयोजी ऊतक के अंतर्गत आ जाते हैं। और जब हम लोग बात करते हैं कंकाली संयोजी ऊतक की, तो हड्डी और उपास्थि को हम लोग क्या कहते हैं, कंकाली संयोजी ऊतक कहते हैं। और जब हम लोग तरल संयोजी ऊतक की बात करते हैं, तो जो आपका रक्त है और रक्त में जो उपस्थित आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटेलेट्स है, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, तो सर तरल संयोजी ऊतक कहलाते हैं। और इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि रक्त और हड्डी दोनों ही क्या है सर, संयोजी ऊतक है। किस प्रकार का संयोजी ऊतक है, तो आप कहेंगे सर हड्डी जो है ये कंकाली संयोजी ऊतक है और रक्त जो है ये तरल संयोजी ऊतक है। आप कहिएगा कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में एपिथेलियल ऊतक भी है, तो मैंने आपको पीछे के सेशन में भी बताया था कि एनिमल में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। कौन कौन सा, तो पहला होता है आपका एपिथेलियल ऊतक, दूसरा होता है आपका संयोजी ऊतक, तीसरा होता है आपका पेशी ऊतक और चौथा होता है आपका तंत्रिका ऊतक। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में मेरिस्मेटिक ऊतक है। पीछे के सेशन में भी मैंने बताया कि प्लांट में 2 टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं, पहला होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू वो टिश्यू होता है जिसमें विभाजन करने की क्षमता होती है, और इस टाइप के प्लांट टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं सर, ये इमेच्योर टिश्यू होता है, यानी कि अपरिपक्व ऊतक कहलाता है। और जो परमानेंट टिश्यू होता है प्लांट का, उसमें कोशिका विभाजन करने की क्षमता नहीं होती है। आप कहेंगे कि सर हमारा चौथा ऑप्शन तंत्रिका ऊतक है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि तंत्रिका ऊतक भी किसका हिस्सा है, तो सर जंतु ऊतक का हिस्सा है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है प्रजनन, संचरण, श्वसन, पाचन। क्या होगा इसका आंसर, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो किसी भी प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने साथ ही साथ उसके विलुप्तता का कारण बनती है। जरा सा आप ये बताओ कि किसी भी प्रजाति का आबादी कैसे बढ़ता है, तो आप सभी कहते हैं कि सर किसी भी प्रजाति का जो आबादी बढ़ता है वो किसके चलते, तो सर प्रजनन के चलते। किसके चलते सर, प्रजनन के चलते, रिप्रोडक्शन के चलते। अगर रिप्रोडक्शन होना बंद हो जाए तो क्या होगा, आप सभी कहेंगे कि सर उस प्रजाति की जो संख्या होगी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी सर, घटना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी प्रजाति की संख्या को बनाए रखने के लिए और उसकी विलुप्तता के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है सर, तो आप सभी कहेंगे सर प्रजनन आवश्यक है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ध्यान में रखिएगा, अगर कोई भी आपसे ये पूछ ले कि प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं, रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सभी क्या कहेंगे, सर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कितने टाइप होते हैं रिप्रोडक्शन के? 2 टाइप होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला कौन सा होता है सर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा होता है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा कौन सा होता है सर? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ध्यान में रखिएगा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है ये किस में होती है सर? तो सर ये एनिमल में होती है, यानी कि जंतुओं में होती है। किस में होती है सर? जंतुओं में होती है। और साथ ही साथ पुष्पीय पौधों में होती है। किस में होती है सर? पुष्पीय पौधों में होती है, यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट होता है उसमें होता है। और जो आपका ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये किस में होता है सर? तो सर ये पौधा में होता है। किस में होता है सर? पौधा में, या आप कह सकते हैं जो अपुष्पीय पौधे होते हैं, यानी कि जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है उसमें क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। ध्यान में रखिएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसकी जरूरत होती है? तो 2 विपरीत लिंग की जरूरत होती है, यानी कि मेल और फीमेल की जरूरत होती है। साथ ही साथ आप यहाँ पे ये भी ध्यान में रखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डबल पेरेंट की जरूरत होती है। कितने पेरेंट की जरूरत होती है? तो डबल पेरेंट की जरूरत होती है। साथ ही आप कहेंगे कि सर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट की जरूरत होती है? तो हमेशा ध्यान में रखिएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है। सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी क्या होते हैं सर? बहुत प्रकार के होते हैं। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में संचरण भी है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि आपके बॉडी में जो रक्त अलग अलग चीज़ों को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो सर संचरण कहते हैं या फिर परिसंचरण कहते हैं। और जिस सिस्टम के थ्रू ये चीज़ आपके बॉडी के अंदर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। आपका अगला ऑप्शन है श्वसन। आप सबों को मालूम है कि श्वसन की प्रक्रिया से आप सभी को क्या मिलता है? तो सर ऊर्जा मिलती है। और फिर आपका चौथा ऑप्शन है पाचन। आप सबों को मालूम है कि पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को किस में डाइजेस्ट करते हो? तो सर सिंपल फूड मटेरियल में, यानी कि जटिल भोज पदार्थ को आप किस में बदलते हो सर? तो सरल भोज पदार्थ में तब्दील करते हो। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया था? आपका ऑप्शन दिया हुआ है अरस्तु, विटकर, लिनियस, डार्विन। क्या होगा इसका आंसर? आपसे पूछा जा रहा है कि बायोलॉजी में जो संपूर्ण जीवों को 5 जगत में बांटा गया, तो इस 5 जगत में बांटने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? आप सभी कहेंगे कि सर पहले तो ये बताओ कि बायोलॉजी में 5 किंगडम के अंतर्गत कौन कौन सा जीव आता है? तो ध्यान में रखिएगा कि बायोलॉजी में 5 किंगडम के अंतर्गत पहले आता है आपका मोनेरा, फिर आता है आपका प्रोटिस्टा, फिर आता है आपका फंगी, फिर आता है प्लांटी, और फिर आता है सर एनिमेलिया। फिर क्या आता है सर? एनिमेलिया। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे कि बायोलॉजी में संपूर्ण जीवों को 5 जगत में बांटा गया है और वो किंगडम कौन कौन सा है, तो आप कहेंगे वो किंगडम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। और इस चीज़ को बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो सर इस चीज़ को बताने वाले वैज्ञानिक विटकर थे। कौन थे सर? विटकर थे। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान में रखिएगा कि आपके ऑप्शन में अरस्तु का भी नाम लिखा हुआ है। तो आप सभी कहेंगे कि सर कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक बोला जाता है। साथ ही आपके तीसरे ऑप्शन में लिनियस का भी नाम लिखा हुआ है। आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि गुरुजी ये कौन से वैज्ञानिक थे? तो आपके बायोलॉजी में दो जगत वर्गीकरण प्रणाली के खोजकर्ता कौन थे सर? तो कार्ल लिनियस थे। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि लिनियस को ही आधुनिक वर्गीकी का जनक बोला जाता है, यानी कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी का जनक किसको बोला जाता है? तो कार्ल लिनियस को बोला जाता है। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में डार्विन भी है। तो मैंने आपको पीछे के सेशन में भी बताया है कि चार्ल्स डार्विन के 2 बड़ा ही चर्चित पुस्तक है। कौन कौन सा? तो पहला है द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन और दूसरा है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है कुत्ता, चीता, बाघ, घोड़ा। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे सर विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर चीता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि चीता का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे? सर चीता का वैज्ञानिक नाम होता है एसिनोनिक्स जुबेटस।
क्या होता है सर इसका वैज्ञानिक नाम? एसिनोनिक्स जुबेटस। आप कहेंगे कि सर फिर ये बताइए कि कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो ध्यान में रखिएगा, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम होता है कैनिस फैमिलरीज। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम होता है कैनिस फैमिलरीज। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में बाघ भी है, तो ध्यान में रखिएगा कि बाघ का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा टाइग्रिस। क्या होता है सर? पैंथेरा टाइग्रिस। आप कहिएगा कि सर फिर घोड़ा का साइंटिफिक नेम क्या होगा? तो सर ध्यान में रखिएगा कि घोड़ा का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है इक्वस कैवेलस। क्या होता है सर? इक्वस कैवेलस। तो ये साइंटिफिक नेम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये चीज़ आप सबों को मालूम है कि ज़मीनी तल पर सबसे तेज कौन सा जानवर चलता है? सर चीता चलता है। और आप कहेंगे सर कितना तेज चलता है? तो ध्यान में रखिएगा, जब ये एक छलांग लगाता है तो सर 460 मीटर की दूरी को कवर कर लेता है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि चीता का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, आप कहेंगे एसिनोनिक्स जुबेटस। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलरीज। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस। और घोड़ा का वैज्ञानिक नाम इक्वस कैवेलस। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है मज्जा, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मस्तिष्क, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है पोन्स और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है अनुमस्तिष्क। और आपसे पूछा जा रहा है कि डैश खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। आप सभी कहेंगे कि सर पहले तो ये बताओ कि ये अनैच्छिक गतिविधि क्या होता है? अनैच्छिक गतिविधि क्या होता है? ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है अनैच्छिक, मतलब ऐसा चीज़ जो आपके इच्छा अनुसार नहीं होता है। जैसे कि खांसना और छींकना आपके इच्छा अनुसार होता है? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं होता है। उसी तरह जो आपका हार्ट बीट है, क्या आपके इच्छा अनुसार रुकता है और चलता है? आप कहेंगे सर ये भी नहीं होता है। क्या श्वसन आपके इच्छा अनुसार होता है? आप कहेंगे सर ये भी नहीं होता। ये सारी गतिविधि क्या है सर? अनैच्छिक गतिविधि है। क्या है सर? अनैच्छिक गतिविधि है। और ध्यान में रखेंगे कि हमारे शरीर में जितने भी अनैच्छिक गतिविधि होती है उन सबको कौन नियंत्रित करता है? तो सर मेरुरज्जु या फिर मज्जा गुहा नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है सर? तो मेरुरज्जु या मज्जा गुहा नियंत्रित करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में मस्तिष्क भी है, तो मस्तिष्क को क्या बोला जाता है? तो ध्यान में रखिएगा कि मस्तिष्क को, ब्रेन को केंद्रीय नियंत्रण केंद्र बोला जाता है। यानी कि आपके शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती है उन सारे क्रियाओं का नियंत्रण किसके पास होता है? तो सर ब्रेन के पास होता है, मस्तिष्क के पास होता है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में पोन्स भी है, तो ध्यान में रखिएगा इसका पूरा नाम पोन्स वेरोलई होता है। और ये कहाँ का हिस्सा है? तो सर ये आपके ब्रेन का हिस्सा है। इसका काम क्या होता है? तो सर ये सिग्नल भेजता है। क्या करता है सर? संकेत भेजता है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में अनुमस्तिष्क भी है। और हमारे एग्जाम में कभी कभी ये सवाल पूछ लिया जाता है कि अनुमस्तिष्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि आपके बॉडी में जो मांसपेशियों का घुमाव या फिर जो मांसपेशी का नियंत्रण होता है उसके लिए कौन जिम्मेवार होता है? तो सर अनुमस्तिष्क जिम्मेवार होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है, तो आप सभी का आंसर क्या होगा? सर अनुमस्तिष्क जो है वो मांसपेशियों के घुमाव और नियंत्रण से संबंधित है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि टमाटर क्या है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है सब्जी, फल, फली, खाद्य तना। क्या होगा इसका आंसर? हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो सर टमाटर है ये क्या है सर? ये एक प्रकार का फल है। क्या है सर? एक प्रकार का फ्रूट है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपसे कोई ये पूछे कि टमाटर की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, टमाटर की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो आप सभी क्या कहेंगे? सर टमाटर की उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका में हुई थी। कहाँ पे हुई थी सर? दक्षिण अमेरिका में हुई थी। साथ ही साथ अगर आपसे ये पूछा जाए कि टमाटर का खाने वाला भाग क्या होता है, खाने वाला भाग क्या होता है, आप कहेंगे कि सर टमाटर का जो फलाभित्ति होता है और जो बीजांडसन है वो क्या है सर? तो टमाटर का खाने वाला भाग है। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि टमाटर का जो रंग होता है लाल, वो किसके चलते होता है, तो आप कहेंगे सर लाइकोपीन के चलते होता है।
किसके चलते होता है? लाइकोपीन के चलते होता है। तो आप ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? आपका ऑप्शन दिया हुआ है ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है स्टार्च और ऑक्सीजन। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है स्टार्च, जल और ऑक्सीजन। और आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा उत्पाद बनता है? आप सभी कहेंगे कि सर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तो पौधा में होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ पे होती है सर? पौधा में होती है। किस लिए होती है? तो आप सभी कहते हैं कि सर पौधा का जो भोजन है वो किस प्रक्रिया के थ्रू बनता है? तो प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के थ्रू बनता है। अच्छा, इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक सामग्री क्या होता है? आप सभी कहते हैं कि सर पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्या करता है? अपना भोजन तैयार करता है। ध्यान में रखिएगा कि जब पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है सर? ग्लूकोज बना लेता है, जल बना लेता है और ऑक्सीजन बना लेता है। आप सभी कहेंगे कि सर ये रिएक्शन कैसा होता है? ध्यान में रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जब 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड का और 12 मॉलिक्यूल्स वाटर का, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जब 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड का और 12 मॉलिक्यूल्स वाटर का सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश और पर्णहरित, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। तो सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब ये आपस में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है सर? ये C6H12O6 बना लेता है। साथ ही 6 मॉलिक्यूल्स वाटर का बनाता है और फिर 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन का बनाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो C6H12O6 है, इसी को क्या बोला जाता है? तो सर इसी को ग्लूकोज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्लूकोज बोला जाता है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या बन रहा है सर? वाटर भी बन रहा है, यानी कि जल भी बन रहा है और साथ ही क्या रिलीज हो रहा है? ऑक्सीजन भी रिलीज हो रहा है। तो अब आप ये आसानी से कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सा उत्पाद बनता है? तो ग्लूकोज बनता है, जल बनता है और ऑक्सीजन बनता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन निकलता है वो क्या होता है सर? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का उप उत्पाद होता है। क्या होता है सर? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का उप उत्पाद यानी कि बाय प्रोडक्ट होता है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का उप उत्पाद है। आप सभी क्या कहेंगे? ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का बाय प्रोडक्ट है। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि प्लांट में उपयोग होने के बाद जो ग्लूकोज बच जाता है उसको क्या बोला जाता है? तो सर उसी को मंड बोला जाता है। और मंड को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर स्टार्च कहते हैं। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के जितने भी प्रश्न थे उन सारे को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप उसको बेहतरीन ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाएँ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।